अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहां जहां प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग खैर व आफियत से हैं, खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं, कोई आपको परेशानी नहीं है और अल्लाह ताला ऐसे ही खुश खुरम आबाद रखे। जनाब, चूंकि हमें सुबह सुबह आपसे मुलाकात करनी होती है, न्यू पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ करना होता है, ड्राइव करनी होती है, दफ्तर पहुंचना होता है, तैयार करना होता है और फिर आपको गुड मॉर्निंग कहना होता है, इसलिए जो मेरे सुबह का आगाज़ है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये रियलाइज़ किया है जब से मैंने सुबह उठना शुरू किया है कि सुबह उठने के, जल्द उठने के बहुत सारे फायदे, आपकी दिमागी सेहत, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। अच्छा, अक्सर लोग सवाल करते हैं मुझसे बहुत ज्यादा कि अच्छा आपका बच्चा इतना टाइम पे सो जाता है, इतना जल्दी सो जाते हैं, आप क्या करती हैं? तो मैं उनको बड़ा सादा सा जवाब देती हूँ कि जब भाई आप रात के 3-4 बजे सोएंगे तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके जो बच्चे हैं वो रात को 9 o'clock या 10 o'clock दे विल गो टू बेड। तो आप अगर अपनी रूटीन को, अपने पैटर्न को सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुबह उठने से एक तो वक्त की कितनी बचत होती है, आपकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन आता है और आपकी बॉडी जो है वो कितनी फ्रेश महसूस करती है और तबीयत जो है वो खुशगवार रहती है। जना अभी तो हमने आपके साथ सुबह बेदार होने के जो फायदे हैं वो शेयर किए हैं। अब जरा प्रोग्राम में आगे चलते हैं। जैसे ही शाम होती है और हमारे प्राइम टाइम के जो शोज चलते हैं, पॉलिटिकल शोज चलते हैं, आपने हमेशा से जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको पॉलिटिकल प्रोग्राम्स में दस्तों गिरबान होते हुए देखा है। कभी जो हुकूमती वुज़रा है, कभी वो अपोजिशन पर तनकीद कर रहे होते हैं तो अपोजिशन भी किसी से कम दिखाई नहीं देती, वो भी बड़े गुस्से का इजहार करती हुई हुकूमत पर दिखाई देती है। तो हमेशा एक मैच चलता रहता है हमारे पॉलिटिकल शोज में या हमारी असेंबलीज में भी अगर देखा जाए, और उसका कोई रिजल्ट या कोई नतीजा कभी नहीं निकलता। लेकिन बिलाखिर अब एक ऐसा मैच होने जा रहा है जिसका रिजल्ट तमाम लोग देखेंगे और एक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन, हुकूमत और जो ऑपोजिशन है उसके दरमियान में अब हम एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच जनाब बिलाखिर देख सकेंगे। और अब देखना यह है कि मुंह से चौके और छक्के लगाने वाले अब जब मैदान में आमने सामने आते हैं तो फिर कैसा परफॉर्म करते हैं, एंड इसका तो रिजल्ट भी सबके सामने आ जाएगा। बहरहाल इस पूरे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में एक बड़ी अच्छी खबर जनाब मिली है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फ्रेंडली मैच। देखते हैं कि क्या होगा और यहाँ पर इस मैदान में, क्रिकेट के मैदान में किसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है जनाब हमारे साथ। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं गेस्ट अपना अनाउंस करूं, मैं आपको यहाँ पे ये बताऊं कि जो हुकूमती क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं कौन होगा, गेस करें। जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं वो लीड करेंगे अपनी पूरी टीम को, जबकि ऑपोजिशन टीम के कप्तान हैं अली हैदर गिलानी साहब। सो गुड लक टू बोथ ऑफ देम। इस वक्त हमारे साथ जनाब लाइन पर मौजूद हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। आपको सर बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं न्यू पाकिस्तान में। सर बताएगा, असेंबली के मैदान में तो दो दो हाथ हो रहे होते हैं, अब क्रिकेट के मैदान में भी मुकाबले की तैयारी हो रही है, क्या ऑपोजिशन से ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोचा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग चौहान साहब, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो चौहान साहब से जनाब बात करेंगे हम, लेकिन अभी हम आपको बता रहे हैं कि जनाब क्रिकेट मैच होने वाला है हुकूमत के दरमियान और ऑपोजिशन के दरमियान, और जो लीड करेंगे दोनों कैप्टन्स मैं आपको जरा बता देती हूँ कौन है जनाब। ऑपोजिशन की तरफ से होंगे अली हैदर गिलानी साहब, जबकि जो हुकूमती टीम बनेगी, अब देखना यह है कि स्क्वाड में कौन कौन शामिल है। चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम राब्ता कर रहे हैं और उनसे जानेंगे जनाब कि क्या होने जा रहा है। आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बड़ी ये इंटरेस्टिंग न्यूज लगी होगी एंड मेरी तरह आपको भी इंतजार रहेगा इस क्रिकेट मैच का। जिस तरह से हम देखते हैं ना कि हमारे जो एक्टर्स हैं उनका क्रिकेट मैच लोग बड़ा जबरदस्त तरीके से एंजॉय करते हैं और बड़े इंटेंसिटी के साथ देखते हैं, तो पहली बार मेरे ख्याल से हुकूमत और ऑपोजिशन के जो खिलाड़ी होंगे, बिल्कुल खिलाड़ी ही कहा जाएगा, अब इनके दरमियान जो फ्रेंडली मैच होने जा रहा है इसका जो नतीजा है वो क्या निकलता है। मेरे ख्याल से जो स्क्वाड है उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे। मजीद कौन कौन खिलाड़ी होंगे वो भी हम चौहान साहब से जानेंगे। बहरहाल जो एक
इतना वो कहते हैं ना कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, माहौल थोड़ा सा टेंस है, कोविड की भी सिचुएशन है, हम सब अपनी जिंदगी में भागम दौड़ चल रही है, खबरें भी कहीं से अच्छी नहीं आ रही, कहीं पे महंगाई की बात होती है, कहीं पे कोई अपने दुख दर्द की बात कर रहा होता है। ऐसे में अगर आपको कोई जो है वो इस तरह का गेम और जो है क्रिकेट देखने को मिले, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और आपके पसंदीदा सियासतदान उसमें हिस्सा ले रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आई गेट्स इट्स गुड न्यूज जनाब। इसके साथ ही बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हैं। और ब्रेक से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब एक फ्रेंडली मैच होने जा रहा है और हुकूमत की जानिब से कप्तानी करेंगे जनाब तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। न्यू पाकिस्तान में लग रहा है कि अपोजिशन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की तैयारी की जा रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, ये मैंने एक मेरे जहन की इख्तरा थी कि मैं बैठा हुआ था एक दिन, तो मैंने कहा चलो यार हम पॉलिटिक्स में एक दूसरे के खिलाफ सारा दिन इख्तलाफ भी करते हैं, बोलते भी हैं, दशनाम तराजी भी करते हैं, जान तराजी भी करते हैं, तो एक अच्छे जेस्चर के साथ एक ऐसी एक्टिविटी की जाए जो हेल्दी किस्म की हो, सेहतमंदाना हो। तो मैंने नून लीग के भाइयों को, दोस्तों को, जो हमारे मेम्बरान असम्बली हैं और पीपल्स पार्टी के, उनको मैंने ऑफ़र की। तो अली हैदर गिलानी साहब ने जनाब उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर अपनी टीम बनाई। मैंने अपनी टीम पहले अनाउंस कर दी थी, तकरीबन सारे मिनिस्टर्स हैं, तो अब उन्होंने भी अपनी टीम फाइनल कर ली है। तो कल मेरे पास आए थे अली हैदर गिलानी साहब मेरे ऑफिस में, हमने बैठ के तकरीबन उसकी 80-90% मोडालिटीज़ तय कर ली हैं। तो इंशाल्लाह अक्टूबर के पहले अशरे में जनाब ये बड़ा दिलचस्प इवेंट होगा, जिसमें जनाब सियासत के और स्पोर्ट्स के और शोबिज़ के तमाम सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद होंगे और मीडिया में भी इसकी बड़ी भरपूर किस्म की हम कवरेज लाएंगे। एक अच्छा इवेंट इंशाल्लाह होगा। सर जी, कप्तान आप हैं और पूरी टीम को लीड आप करेंगे। टीम सिलेक्शन के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, कौन जो है वो बैटिंग के फ़राइज़ अंजाम देगा, कौन बॉलिंग करेगा और जो फिट होगा क्या उसी को टीम में लिया गया है या फिर रेलू कट्टे भी टीम में शामिल होंगे? देखो, बात यह है कि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर तो है नहीं। हाँ, जवानी में जो जो अच्छी क्रिकेट खेलता रहा है ना हमारा मिनिस्टर या कोई MP है, उसको हम शामिल करेंगे। अब पता नहीं कितने कितने अरसे से हमने ना बल्ला पकड़ा ना बॉल पकड़ी, लेकिन चलो वो एक पुरानी थ्रिल और विल वो एक मौजूद है। तो यही सूरत हाल उधर की है जनाब अपोजिशन टीम की। तो गवर्नमेंट 11 वर्सेस अपोजिशन 11, हम बस अपनी पुरानी जवानी की जो सलाहियतें थी क्रिकेट की वही उसको इजहार करेंगे। तो उस पर थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि 4-5 दिन को नेट प्रैक्टिस भी की जाए, ना जिस ग्राउंड में हम मैच खेलेंगे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में या गवर्नर हाउस में, तो उसमें जो टीम बनेगी दोनों तरफ की उनको हम ऑफर करेंगे आके आप जनाब थोड़ा सा अपनी रिकॉल करें अपनी सलाहियतों को। तो बाकी इंशाल्लाह ठीक होगा। जिस तरह चारों शान चित किया है सियासत के अंदर जनाब अपोजिशन को, इसी तरह इंशाल्लाह हुकूमत की जनाब जो टीम है वो अपोजिशन की टीम को बेस्ट ऑफ 3 मैच है, टेप बॉल का मैच है ये, और बेस्ट ऑफ 3 होगा, 6-6 ओवर्स का जनाब ये मैच होगा और सुबह से लेके शाम तक ये 3 मैचेस की जनाब एक टूर्नामेंट कह लें। तो इंशाल्लाह चारों शान चित करेंगे इन्हें इस क्रिकेट के मैच में भी, जिस तरह सियासत में किया हुआ है। पूरी तैयारी की जा रही है ऑपोजिशन को यहाँ पर भी मात देने की। मैंने कहा यानी कि पूरी तैयारी की जा रही है ऑपोजिशन को बात देने की यहाँ पर भी। बस ये आपके न्यूज़ चैनल के जरिए से अली हैदर गिलानी साहब को और अपोजिशन की जो टीम है उसके तमाम मेंबरान को मेरी ये रिक्वेस्ट भी है, वार्निंग भी है कि सही तैयारी करके आए, नहीं तो खराब वही होगा जो इस वक्त आपका सियासत के अंदर हुआ है। चलें सर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच और वी आर एक्साइटेड, हमें एक्साइटमेंट भी है इस मैच की। और देखना ये है कि असेंबली में बड़ी बड़ी बातें करने वाले सियासतदान अब क्रिकेट के मैदान में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आई एम श्योर कि फ्रेंडली मैच होगा और बड़ा जबरदस्त होगा। बता दीजिएगा, हमारी ऑडियंस भी अब जरा मुंतजर होगी, मैच किस तारीख को होंगे, कहाँ होंगे? ये इंशाल्लाह जल्दी हम अनाउंस करेंगे, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो हम वेन्यू भी और डेट भी इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। ठीक हो गया सर। ये भी बताइएगा, अली हैदर गिलानी साहब भी काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हमारी तो पूरी तैयारी इस वक्त है मैच की, अब जरा हुकूमत भी
जोर पकड़ ले और तैयारी अपनी भरपूर तरीके से कर ले। ये तैयारी किस बात की हो रही है? देखिए, मैंने तो आपको बता दिया है कि जिस तरह हमने इनको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन का जो इनका प्लेटफॉर्म था, उसमें हमने इनको चारों शाने चित किया हुआ है। ठीक है जी, इनको दिन में भी हम तारे दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह हमने इनको इस मैच में भी जो है ना, तीनों मैचेस के अंदर इनको दिन में तारे दिखाएंगे। अच्छा, तो तैयारी करके आए इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ। ये तो बता दें, तैयारी तो दोनों साइड से भरपूर की जा रही है। जीतने वाले को कोई क्या इनाम भी मिलेगा भारी ट्रॉफी के साथ साथ? नहीं, ये सारा इंशाल्लाह बहुत अच्छा पूरा वहाँ पे पैकेज होगा। वहाँ पे अपोजिशन का एंक्लोजर होगा, ट्रेजरी बेंचेस का होगा, पब्लिक का होगा। वहाँ पे बड़ा खूबसूरत हम एक पूरा सेटअप बना के, वो मैंने तमाम स्पॉन्सर्स से जनाब मैं रब्ता कर रहा हूँ, और एक अच्छी तैयारी करेंगे। और फिर इनामात भी अच्छे होंगे। तो जनाब आपका बॉलर, बैट्समैन, फील्डर और तमाम जितने जनाब आपकी शोबे हैं क्रिकेट के हवाले से, उनमें जो अच्छी परफॉर्मेंस पार्लियामेंटेरियन देगा उसका, और उसमें हम अंपायर भी जना न्यूट्रल लेकर आएंगे। ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब की तरह और आले शरीफ की तरह जना जो मर्जी के अंपायर रख के जना वो क्रिकेट भी खेला करते थे और जनाब इलेक्शन भी जीता करते थे, इस तरह के अंपायर्स नहीं होंगे। हम पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से जो है वो न्यूट्रल अंपायर लेंगे। और इसी तरीके से जो कमेटी बैठी होगी, जो सारा वहाँ पे कमेंटेटर में लेकर आ रहा हूँ, प्रोफेशनल इंशाल्लाह प्रोफेशनल कमेंटेटर होंगे। और इसी तरीके से जो स्कोर लिखना विखना और जितनी टेक्निकल स्टाफ होगा, बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा इम्पार्शियल और न्यूट्रल होगा इंशाल्लाह। अच्छा चौहान साहब, मुझे बताइएगा कि पब्लिक के लिए भी जो है वो ये मैच देखा जा सकता है, जैसा कि आपने बताया कि उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाएंगी, इस हवाले से भी जरा बताइएगा। नहीं, उसमें हम कार्ड्स जनाब जारी करेंगे, जिसको इनविटेशन कार्ड होगा वही आ सकेगा, क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू भी होगा, तो थोड़ा सा इस हवाले से सख्ती होगी। लेकिन यह कि अच्छी खासी तादाद पब्लिक, मीडिया की, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिशियंस और शोबिज़ के, हर शोबा ज़िंदगी के लोग जो ना वहाँ पे मौजूद होंगे इंशाल्लाह। अच्छा चौहान साहब, ये बताइएगा कि कोई सिफारिशात भी पहुंची हैं आप तक? यू आर द कैप्टन सर, तो यकीनी तौर पर अब बहुत सारे जो हैं वो मिनिस्टर्स या जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस मैच, तो कोई सिफारिश भी आप तक पहुंची है कि भाई हमें भी इस क्रिकेट टीम में कोई थोड़ी सी जगह दी जाए, स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए? अच्छा, उसमें हमने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हुई है मिनिस्टर्स की, कि जो मिनिस्टर्स होंगे उनको हम शामिल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता मिनिस्टर्स लेवल पे जो है ना आपकी टीम कंप्लीट हमारी नहीं होती, तो फिर हम उसमें MPAs को जो है ना वो रखेंगे। तो है सारे ये पार्लियामेंटेरियन मुंतखब जो अफराद हैं उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल दोनों टीमें होंगी, बाहर से कोई नहीं होगा। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और वक्त निकाला हमारी ट्रांसमिशन के लिए। वी आर एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच, और बड़ा ज़बरदस्त मेरे ख्याल से कि ये इनिशिएटिव लिया गया है आपकी तरफ से और आपका ही ये आइडिया था। सो दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जनाब प्रोग्राम में बढ़ रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में सेगमेंट्स को गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। खबर जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। अच्छा, कुछ लोगों से मुलाकात होती है तो वो कहते हैं भाई पाकिस्तान में बड़े मजे हैं, पाकिस्तान में बड़ी मौज है, यहाँ पे बड़ी आसाइशें हैं जो हमें बाहर जाकर मौसूल नहीं होती है, बाहर जाकर हमें मिलती नहीं है। उसकी मैं आपको एक वजह बताऊं कि यहाँ पे बड़ा VIP कल्चर है। यहाँ पर निजाम इस तरह का है कि जो ज्यादा तगड़ा होगा, जो ज्यादा बड़ा होगा, उसको डॉक्टर के क्लिनिक पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो अपना कार्ड दिखाएगा, अंदर चला जाएगा। पुलिस स्टेशन पर अगर एक खातून अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो उसका मसला पहले सुना जाएगा बनिस्बत ऐसे खातून के जो कि रिक्शे पर वहां पर पहुंचेगी और अनपढ़ होगी, ये इतना बात करना नहीं जानती होगी। तो यहाँ पर बड़ी मौजी है हमारे यहाँ। ऐसे में बड़ी अफसोसनाक खबर मुझे मिल रही है, जब सरकारी इदारों में घपले किए जाते हैं और हर काम हो जाता है और कोई कानून या कोई जो है वो हम देखते हैं कि उसमें जो है कोई निजाम नहीं चल रहा, तो बड़ा जो है वो दुख होता है। अच्छा, ऐसे में क्या हुआ है, सरकारी इदारे
इदारों के जाली लेटर्स पर इंसानी स्मगलिंग का इंकशाफ हुआ है। मैं आपको बताऊं कि नियो न्यूज ने उस नेटवर्क का सुराग लगाया है और ये खबर सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नियो न्यूज ने सरकारी टीवी का जाली लेटर भी हासिल किया है। इंसानी स्मगलिंग होने का इंकशाफ हुआ है और बेरोजगार नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक में भेजा जा रहा है। कुछ अफराद यहां से मंजर आम से गायब भी हो गए हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जावेद साहब, इंसानी स्मगलिंग का मामला बड़ी शर्मनाक बात है और पाकिस्तान के लिए बड़ा बदनामी का बायस भी बन रही है। ये एक बड़ा संजीदा मसला है और सरकारी इदारों के जाली लेटर्स यानी कि सरकारी इदारों के लोग मुलविस निकले हैं इसमें, क्या खबर है? देखिए नबिया, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। एक पूरा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है जिसमें एजेंट माफिया शामिल हैं और एक प्राइवेट फर्म जो वीज़ा सर्विस फराहम करती है, यानी कि वीज़ा एप्लीकेशन लेना, एम्बेसी तक पहुंचाना और फिर जो पासपोर्ट जो है वो वीज़ा सीकर्स तक वापस पहुंचाना, उनके लोग मुलव्वस पाए गए हैं। हमारे जब हमने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन हमने की, मुख्तलिफ लोगों से रब्ते किए, तो हमें एक पीटीवी का जेली लेटर भी मिला इस सारे चक्कर में। और उस पीटीवी के लेटर पर जो है वो एक पूरा डेलीगेशन बनाया गया, उसमें ये कोट किया गया और तुर्की एम्बेसी को जो है वो दरख्वास्त की गई कि जनाब ये पीटीवी एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री तैयार करना चाह रहा है तुर्की में जाके, और ये हमारे कैमरामैन हैं, ये हमारे लाइट इंजीनियर हैं, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं और तकरीबन 8-10 लोगों का जो है वो एक ग्रुप तश्कील दिया जाता है। तकरीबन के बाद नबिया ये 8 से 9 लोग थे जो मुख्तलिफ इलाकों से इनका तल्लुक था और इस पीटीवी के इस जेली लेटर पर जो है इनको वीज़े लगवाए गए कराची कौंसलेट से। और फिर पता ये चला है कि ये लोग वहाँ पर जाके गायब हो चुके हैं, वापस भी नहीं आए पाकिस्तान। और पाकिस्तान तुर्की जाने के बाद इन्हें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो आगे भिजवाया जाता है। अब जब हमने पीटीवी का ये लेटर हमें हासिल हुआ नबिया, तो हमने रब्ता किया पीटीवी हुकाम से भी। हम उस सेक्शन तक गए जहाँ से ये लेटर जारी हुआ था, लेकिन पता ये चला कि ये लेटर जो है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है पीटीवी में, और जिनकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया था उन्होंने भी जो है वो डिनाई किया कि हमारी तरफ से ये लेटर जारी नहीं किया गया। अब बात यहाँ पर नहीं रुकती नबिया, इसी तरह मुख्तलिफ और भी जो है वो ऐसे मुख्तलिफ कंपनियाँ बनाई गई, मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर जो है वो वहाँ से इन्विटेशन मंगवाया गया तुर्की से, और तुर्की से फिर यहाँ से वीज़ा लगवा के फिर जो है वो उन्हें बाहर भिजवाया गया। और ये सिलसिला आज से नहीं कई सालों से जारी है। हमें जो है मुख्तलिफ ज़राए से इतलात मिली, हमने मुख्तलिफ लोगों से रब्ते भी किए और हमारे कई सालों से जारी है, तो इसका मतलब है कि जिन लोगों को पहले भी लेटर्स दिए गए हैं वो लोग भी अभी मंजर आम से गायब हैं, वो लोग भी तुर्की गए, क्या वापस पहुंचे, क्या इतलात है इस हवाले से? हमारी इतलात ये हैं कि जिन लोगों को मुख्तलिफ जिनका तल्लुक पंजाब से है, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से है, उन्हें बाहर भिजवाया गया और वो लोग वहाँ पर जाके गायब हो चुके हैं। अब अगर इन्वेस्टिगेशन जैसे FIA है, बाकी इदारे जो हैं वो अगर इस पर काम करें तो पता चलेगा कि जितने भी लोग यहाँ से गए हैं उनमें से कोई भी वापस नहीं आया, और शादो नाजर कोई वापस आया भी हो तो उसमें कोई कारण जैसे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ से तुर्की गए और तुर्की से फिर जो है वो वाया शिप या कोई रूट के लिए जो है वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में वो चले गए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमती ऐवानों तक ये खबर पहुंची है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा मुद्दा है, ये संजीदा मुद्दा है। खान साहब तो बड़ी बात करते हैं ना कि जो सरकारी इदारे हैं वहां पर बड़ा शफाफ निजाम होगा, करप्शन का खात्मा करेंगे। तो अगर सरकारी इदारों के लोग या महकमों में बैठे लोग इस तरह के जाली लेटर्स बना रहे हैं और अननोन लोगों को दे रहे हैं और वो लोग मंजर आम से कल को गायब भी हो जाते हैं, तो पाकिस्तान की बदनामी का ये एक बड़ा सबब बन रहे हैं। तो ये बात तो हाईलाइट होनी चाहिए। देखें, नियो न्यूज़ ने अपना काम कर दिया। नियो न्यूज़ ने वो लेटर भी हम मंजर आम पर ला चुके हैं।
अब फ़र्ज़ बनता है उन इदारों का, हुकूमती इदारों का, हुकूमत पाकिस्तान का, कि वो इस पर एक्शन ले, वो प्रूव करे कि ये लेटर किसने जारी किया, इस लेटर को तुर्की एम्बेसी पहुँचाने वाला कौन था, इस लेटर पर जो है वो मुख्तलिफ लोगों को शामिल करने वाला एजेंट कौन था, इस लेटर के ज़रिए जो वीज़ा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी के लोग हैं, जो जिनके मुख्तलिफ ओहदेदार भी इसमें शामिल हैं, वो कौन कौन थे, उनका क्या किरदार था, उनकी बैंक ट्रांजैक्शन जो हैं वो कहाँ से गई, उनके जो एड्रेसेस हैं वो कैसे उन्होंने जो है वो चेंज किए और किस तरह जो है वो काम कर रहे हैं। ये सारा नेटवर्क पकड़ना अब हुकूमती इदारों का काम है। हमारा काम था एक चीज़ को मंजर-ए-आम पर लाना, वो हम ला चुके हैं। तो जावेद साहब देखते ही हैं कि एक्शन क्या होता है, किस तरह। मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी तक कोई नाम तो सामने नहीं आया ना इस हवाले से, अभी तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर ये मुद्दा हाईलाइट हो जाता है और हुकूमत इसके ऊपर एक्शन ले लेती है, अभी तक क्या कोई नाम सामने आया है कि कौन लोग मुलव्विस रह चुके हैं इस घपले में? देखें नबिया मुख्तलिफ लोग हैं, इनमें एजेंट भी शामिल हैं जो मुख्तलिफ जो है वो लोगों को, सादा लोग जैसे बेरोजगार नौजवान हैं, उन्हें बाहर भिजवाने का झांसा देकर जो है वो जो है पैसे बटोरे जाते हैं। मुख्तलिफ मजबूर लोग जो हैं वो उन्हें बाहर भिजवाया जाता है। तो सवाल ये है कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करना FIA का काम है, जो सरकारी इदारों के लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना हुकूमत का काम है, और जो वीज़ा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी है उसके खिलाफ भी एक्शन लेना हुकूमती इदारों का काम है। कि अब नेटवर्क पकड़ना जो है वो हुकूमती, जाहिर बात है इन्वेस्टिगेशन होगी, FIA एक्शन में आएगा और दीगर जो हुकूमती इदारे हैं उनको एक्शन में आना चाहिए। और ये नेटवर्क जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं होगा नबिया, इसका दायरा कार जो है वो बिरोए मुल्क भी लोग बैठे, जैसे तुर्की में लोग बैठे होंगे, दुबई में से ऑपरेट कर रहे होंगे लोग, और कई लोग यूरोप से बैठकर ऑपरेट कर रहे होंगे। तो ये पूरा एक नेटवर्क जो है, पूरा गैंग काम करता है कि एक शख्स को, एक गाँव देहाती नौजवान को घेरने से लेके, उससे पैसे बटोरने से लेके तुर्की या यूरोप के वीज़े लगवाने तक जो है वो एक पूरा गैंग काम करता है, जिसमें मुख्तलिफ एजेंट हैं, मुख्तलिफ सरकारी इदारे के लोग भी शामिल हो सकते हैं, वीज़ा सर्विस फराहम करने वाली कंपनी के लोग भी शामिल हो सकते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, जो लोग फंसाते हैं जो है वो बेहतर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस पूरे स्कैंडल में मुलव्विस हैं, हुकूमत प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, उन लोगों तक पहुंचेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी यकीनी तौर पर होनी चाहिए। बलोच साहब बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें इस पूरे मामले और इस पूरे घपले से मुतल्लिक आपने हमें आगाह किया, अपडेट किया। अच्छा जी जनाब, हम जरा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं जो कि हर घर का मसला है। आपकी तनख्वाह का, आपके बजट का एक बड़ा हिस्सा हम अदा कर देते हैं हमारे जनाब जो बिजली के बिल होते हैं, और कई दफा तो ऐसा लगता है कि इस बार तो बिजली की बड़ी बचत की गई है, बड़ा ख्याल रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया और यकीन करें वो हर शख्स को चुभ रहा होता है। आए दिन जो है वो यूनिट्स महंगे भी हो रहे होते हैं और आपकी तनख्वाह का, इनकम का एक बड़ा हिस्सा आपके बिल्स में चला जाता है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि बड़े तरीकों से जनाब अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है और किस तरीके से आपकी जेबों को खाली किया जा रहा है, यह हम आज आपको बताएंगे कि जो अंदर की करप्शन हो रही है, किस तरह से बिजली के जो बिल हैं वो भेजे जाते हैं अवाम को, ज्यादा करके भेजे जाते हैं। वापडा और लेस्को की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिजली की जरूरत तो आपको पता है कि हर जगह पर है, घर में भी है, कमर्शियली भी है, तो ऐसे में लोगों को इजाफी बिल देना शायद गोया वापडा और लेस्को की आदत बन चुकी है। जनाब इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हमारी टीम जरा अगर नाम बता देगी कि हमारे साथ किसने, हमें अदनान साहब हमारे साथ जनाब मौजूद हैं और अदनान को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अदनान हमें बताइएगा कि जायद बिल भिजवाने की वजह क्या है? नबीहा बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बात यह है कि जो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत काउंट करती है। एक तो शॉर्टकट जो हम अक्सर अपनाते हैं, और दूसरा आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कि कोई जुगाड़ लगा लें। यानी कि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, शॉर्टकट हमारी आवाम चाहती है और जुगाड़ जो है वो जो यानी कि जो लेस्को के मुलाजमीन हैं वो अपना जुगाड़ लगाने से बाज नहीं आ रहे। अभी आपका ये क्वेश्चन था कि जायद बिल क्यों आते हैं। अगर ये जायद बिल नहीं भिजवाएंगे लेस्को वाले सार्फिन को तो फिर ये अपनी जेबें कैसे भरेंगे, नंबर एक बात। नंबर दो बात, दूसरी बात ये कि जो हुकूमत ने, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्होंने ये ऐलान किया था कि
रीडिंग को साफ और शफाफ बनाने के लिए एक स्नैप सिस्टम मुतारफ़ कराया जा रहा है। यानी कि जो भी कंज्यूमर की कोई रीडिंग होगी, लेस्को का मुलाजिम वहाँ उसके घर पे आएगा, बाकायदा उनको एक एंड्रॉयड मोबाइल दिया गया था। अच्छा। कि वो वहाँ से वो मोबाइल से उसकी मीटर की वो पिक्चर लेगा और उस पिक्चर को वो बिल पे चिपका कर देगा, ताकि कंज्यूमर को ये शिकायत ना रहे कि रीडिंग हमारी गलत है या ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जुगाड़ लग गया। जुगाड़ कैसे लग गया? अब फॉर एग्जाम्पल के आपने अपना बिल चेक किया, आपने देखा कि तस्वीर मेरी बिल्कुल ठीक है मीटर पे, लेकिन रीडिंग भी ठीक है, लेकिन बिल जायद आ गया। उसका जुगाड़ लगाया लेस्को वालों ने। कैसे? एक बड़ा लेते हैं कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे अपनी मर्जी की रीडिंग डालते हैं। वो मेरा ख्याल स्क्रीन पे चल भी रही है साथ उनकी रीडिंग, जो इनकी MRI मीटर है। मर्जी की रीडिंग डालते हैं, उसकी वो स्नैप लेके बिल पे चिपका कर देते हैं। ठीक है। अब मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ, मुझे 20 लाख एक्स्ट्रा बिल आ गया। जब मैंने अपना बिल चेक करना है, मैंने कहा यार ये मेरे बिल मेरी रीडिंग भी ठीक है, मेरी पिक्चर भी ठीक है, मेरी रीडिंग मैच भी कर रही है, फिर ये बिल जायद क्यों आ गया? तो बिल जाए तो यानी कि मेरा तो शॉर्टकट ये हुई ना कि मैंने तो अपना बिल भी चेक कर लिया। उसके लिए मैं जाता हूँ फिर लेस्को वालों के पास कि जनाब ये मेरी रीडिंग भी ठीक है, आपका ये देखें। अदनान, मुझे बताएगा इसमें जो बड़ी कंपनीज है, जो बड़े इदारे हैं जिनकी बिजली की कंजप्शन ज्यादा है, क्या ये मामला वहां पर हो रहा है या आम जो शख्स है वो भी इस टक्की में पिस रहा है? देखें, जो बड़ी इंडस्ट्री है ना, वहां पे इससे बढ़ के मामला है। अच्छा। ये तो सिर्फ एक जो आम सारफ है ना, जिसका जो एक लेस्को की जुबान है, लेस्को ने जो अपना जो बिल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको अपने बैज में तकसीम किया हुआ है। इनके जो घरेलू सारफीन है उनको ये लगाते हैं बैज नंबर 4 या 6, 5 ऐसे नंबर है। अब जो इंडस्ट्री मालकान है उनको ये देते हैं, यानी कि जो 22 रुपए उनका यूनिट का रेट है, उनको ये डिवाइड करते हैं 22वें बैच में या 46वें बैच में। वो SGO की अपनी जिम्मेदारी होती है इसकी रीडिंग लेना। वहाँ पे सिस्टम इन्होंने ऐसा किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, पीछे एक एक्सियन का, बल्कि नियो न्यूज़ ने ये मामला उठाया था। उस एक्सियन का बकायदा ऑडिट हुआ था 3 साल का, तो उसके 18 लाख से जायद एक्स्ट्रा यूनिट निकले थे ऑडिट के दौरान। उसने क्या काम किया था? मेरी जैसे कि इंडस्ट्री है, मैं कहता हूँ एक्सियन को, जनाब मेरा जो बिल है इंडस्ट्री का वो 20 करोड़ रुपए आ रहा महीने का। एक्सियन साहब, जनाब ये जो लेस्को के अफसरान है वो ये कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप 20 करोड़ जमा ना करवाएं, आप मुझे दें 20 लाख रुपया, तो आपका बिल जो है 5 करोड़ रुपये आएगा। उसका ये सिस्टम ये करते हैं कि जो MDI मीटर है एक इंडस्ट्री के पास जो लगते हैं इंडस्ट्री में, MDI मीटर के साथ एक मल्टीप्लाई फैक्टर है। यानी कि मैंने अगर इंडस्ट्री लगाई है ना, तो मैं लेस्को से बकायदा अपना लोड मंजूर करवाता हूँ कि जी मुझे ना जो मेरा मल्टीप्लाई फैक्टर है ना वो 720 लगाते हैं। 720 का मतलब ये है कि मेरी इंडस्ट्री है, मेरे जो यूनिट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 5000, यानी कि 50,000 चल गए हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब इंडस्ट्री में 50,000 मीटर यानी कि जो रीडिंग होती है, उसको फिर जो मल्टीप्लाई जो फैक्टर है जो 720 लगा हुआ है, उसको वो उसके साथ यानी कि ज़रब देते हैं, जो अमाउंट बनती है उसको फिर वो यूनिट से ज़रब देते हैं, उसकी वो अमाउंट बनती है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा टेक्निकल भी मामला है। मुझे बताएगा कि जो बेचारा कोई सादा आदमी है, या जो बेचारा अनपढ़ आदमी है, उसका इतना जायद बिल आ रहा है, वो तो बेचारा कभी जान ही नहीं सकेगा कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो मुझे ये बताएगा कि जब आपको इजाफी बिल भेजा जा रहा होता है तो उसकी कैसे शनाख्त की जा सकती है कि भाई हमारे साथ ज्यादती हो रही, क्या करना चाहिए ऐसे में? जरा आसान करके बताइएगा। देखिए, जो आम सारिफ है, अच्छा इसमें ये भी आपको एक बात को इजाफा कर दूं, यहाँ पे खाली जो लेस्को के मुलाजमीन है उनकी भी गलती नहीं है। यहाँ पे हमारी, मैंने आपसे भी थोड़ी देर पहले ये बात की ना कि हमारे जो हमारे मेन मसले हैं, एक शॉर्टकट, एक जुगाड़। हमारी आवाम क्या काम करती है, यानी कि मैं एक आम सारफ हूँ, मेरे घर में 2 AC लगे, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे घर में 2 AC लगे। मैंने लेस्को का जो मुलाजिम है उसको ही मैंने कहना, मैं यार मेरा बिल जो है वो तो तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये आ रहा है, मैंने AC भी चलाने है, गर्मी भी है, मैं क्या करूँ? आगे से तसल्ली ये मिलती है, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। आप ऐसा करें, सिर्फ हम 3,000 रुपये दें, आपका जो बिल है वो 30,000 नहीं आएगा, सिर्फ आपका बिल टोटल 1,500 रुपये आएगा। उसका तरीका क्या करते हैं, हमारी आवाम साथ मिलके करती है, अक्सर पकड़े भी गए हैं केस। यानी कि हम में से भी ऐसे माफिया लोग मौजूद हैं कि जो इस करप्शन में साथ दे रहे हैं, उसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है, जिनको पता नहीं है। सादा लोग हैं, हाँ जी, जो मासूम और जो सादा लोग हैं, इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। लेस्को वाले क्या काम करते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे नबिया आपके घर में मीटर लगे हैं या मेरे घर में लगे हैं, तो मैंने अगर 3,000 रुपए मैं उसको रिश्वत दे रहा हूँ, बिल्कुल तो आपका काम आसान कर देगा ना। उसने आसान कैसे करना है, उसका हल कैसा है उसने निकाला है, उसने मेरा वहां से मीटर उतारना है। अच्छा, मेरा मीटर चल रहा है, वहां पे उसने एक बंद मीटर लगा देना है। अब आपको अब आम वाले जो साथ वाले जो हम नेबर हैं उनको पता है इनका तो चल रहा है मीटर, अब मैंने क्या काम करना है, उस बंद मीटर पे लगातार यानी कि पूरा महीना मैंने
बिजली का इनके बेदरेग इस्तेमाल करना है, और रीडिंग से ठीक 5 दिन पहले मेरा जो जनरल मीटर मैंने वहां पे लगा देना आगे, यानी कि लेस्को बैंक के बंदे वो लोड है वो आम सार्फिन को भुगतना पड़ेगा। उसका जो लोड है वो भुगतना पड़ेगा किसको? जिसकी सुनवाई नहीं होती, जिसको पता नहीं होता, जिसके बिल पे ये एवरी टाइम की प्रैक्टिस है, एवरी मंथ की प्रैक्टिस है, फिर ये ऐसे ही होगा। ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी इसलिए है क्योंकि लाहौर शहर के अलावा यानी कि जैसे लेस्को है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी कंपनी है, यहाँ पे बिजली का बैकअप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गली मोहल्लों में से 11 के भी तारे गुजर रही हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में जो 11 के भी तारे बनाई गई थी वो अंडरग्राउंड बिछाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो गली है वहां से भी ये गुजर रही है। अगर हम बिजली स्टोर नहीं करेंगे, लोड शेडिंग नहीं करेंगे, तो ये बिजली फजूल जाया होगी। अच्छा अदनान, यहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को ये भी बता दें कि ये कोई अभी का मामला नहीं है, ये बड़ी पुरानी प्रैक्टिस है जो कि होती चली जा रही है। और अगर हम गुज़श्ता 8 माह का डाटा इकट्ठा करें तो उसमें मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद के लाखों सार्फिन को बिजली के बिल तयशुदा जो 31 रोज की बजाय 37 रोज की बुनियाद पर भेजे गए। अब ये कितनी अफसोस की बात है। अच्छा, यहाँ पे भी लेस्को के अलावा जितनी भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी अपनी नाअहली साबित हुई है। उसकी वजह ये है कि लेस्को के अलावा जितनी भी कंपनी है उसमें गैपको शामिल है, फेस्को शामिल है, एस्को भी शामिल है, इन्होंने अपने जो इनके हेड ऑफिस है वहां पे इन्होंने AMR मीटर लगा रखे हैं, जिनके जिसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिक रीडिंग। अच्छा अदनान, अब इसमें आम आदमी तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, आम सारिफ तो इसमें बेचारा कुछ कर नहीं सकता, वो तो बेचारा पिसता रहेगा जब तक ये मामला मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा या इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी कि कौन माफिया जो है वो अंदर बैठा है और इस तरह की करप्शन कर रहा है। कौन माफिया नहीं है जो करप्शन नहीं कर रहा? आप ये ना पूछेंगे कौन माफिया जो करप्शन कर रहा है, कौन सा ऐसा माफिया नहीं है। मैं अब नाम तो यहाँ पे बताऊंगा तो फिर काफी उनके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सारे में शामिल है। उन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि यहाँ पे जो मुतलका जो लेस्को चीफ है वो भी बेबस है, जो मटेरियल मैनेजमेंट है वो भी बेबस है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल है वो भी बेबस है, जो GSO है, जो ग्रिड स्टेशन वाले हैं वो भी बेबस है। अब GSO के जो फीडर है, यानी कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये हमारा जो गुलबर्गा का फीडर है, इसमें रिवाज गार्डन का या कोट लखपत का, वो 132 kV का ग्रिड स्टेशन लगा है। ठीक है। अब इंडस्ट्री साथ चल रही है, वहां पे जो GSO के जमला बैठा है वो साथ इंडस्ट्री मालिकों को कहता है जी हमारे फीडर पे या हमारे ग्रिड पे एक प्रॉब्लम आ गई है, जानबूझ के प्रॉब्लम होती नहीं है कि हमने ग्रिड बंद करना, मेरा पैसे दे। अदनान, ये बड़े दुख की बात है और इस दुख में मेरे ख्याल से हम सब एक दूसरे का दुख अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और शामिल भी। आई होप सो कि जो है ये मुद्दा हाईलाइट हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए उन माफिया के खिलाफ जो अंदर बैठे हुए हैं और ये घपला कर रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन और कार्रवाई भी लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदनान आपका। जनाब ब्रेक के जाने पड़े हैं, हेडलाइन ब्रेक, और हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसान में उसको इतनी सलाहियतों से नवाजा हुआ है कि मेरे ख्याल से कि हम शायद पूरी ज़िंदगी अपने टैलेंट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं और जिंदगी की उलझनों में हम फंसे रहते हैं। जनाब आज न्यू पाकिस्तान में एक ऐसे ही टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से एक मकाम हासिल किया है और बहुत सारी इनकी अचीवमेंट है। मैं पाकिस्तान के एक यंग फोटोग्राफर से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ और आपने इनको बिल्कुल भी जनाब ईजी नहीं लेना है। इनका काम, वो कहते हैं ना कि तस्वीरें बोलती हैं, तो बिल्कुल जनाब इनकी जो तस्वीर हैं वो बोलती हैं और इनको रिकग्निशन ना सिर्फ पाकिस्तान मिली है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इन्होंने अपने काम को रिप्रेजेंट किया। जनाब तस्वीर चला दें, तस्वीर दिखा दें, जो तस्वीरें बोलती हैं। मैं कह रही हूँ जरा हमारी ऑडियंस भी इनका काम देखे। अच्छा जी, अब इनके अचीवमेंट्स की हम क्या ही बात करें, इतनी लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है। जनाब इनकी जो पिक्चर्स हैं वो पब्लिश्ड हुई हैं ऑक्सफोर्ड क्लास 4 एंड क्लास 5 की सोशल स्टडीज में और फीचर्ड हुई हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में भी जनाब इनकी तस्वीर पब्लिश हुई हैं और डिजिटल एग्जीबिशन भी ये कर चुके हैं पेरेंट्स में, जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है एम्बेसी की जानिब से। और इसके साथ साथ एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जनाब मेरे पास मौजूद है। मेरे शो का टाइम खत्म हो जाएगा लेकिन मैं ये लिस्ट नहीं बोल सकती हूँ। अच्छा जी, एक छोटी सी जगह से इनका ताल्लुक है, चक नंबर 58 NB सरगोदा से, और आप देखें माशाल्लाह इनका काम जो है वो कहाँ कहाँ पहुंचा है। हसन अली
हसन दलाल टवाना भी हमारे साथ मौजूद होंगे, इनका नाम है और इनसे हम जरा गुफ्तगू करेंगे, इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में मजीद बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि इस तरह का जो टैलेंट है उस पर बात करने की ज़रूरत है, उनको मजीद प्रमोट करने की ज़रूरत है और उनके काम को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। हसन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैंने बिल्कुल गलत नहीं कहा ना कि आपकी तस्वीर बोलती हैं, तो ये कैसे आप कैप्चर कर लेते हैं जनाब? कि मैं अल्लाह के बाद खुदा की के डिफरेंट जगहों पे जा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ टेक्निकल मसाइल हैं जिनकी वजह से हम हसन से बात नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको उनका काम दिखाया है ना। सो मच अप्रिसिएशन एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर टी टू हसन। अच्छा जी, अब जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और जो है वो खबर आपके साथ शेयर करती हूँ। खबर यह है कि जनाब आपको पता है कि खान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ सेक्टर्स पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर और मुल्क की जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों पर वो काम करेंगे और इस हवाले से उनके कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट्स अगर कहा जाए तो वो भी रह चुके हैं, जिन पर वो हमेशा हुकूमत पर आने से पहले भी बात करते थे और हुकूमत में आने के बाद भी उनकी कोशिश रही कि उन मामलात को बेहतर किया जा सके। और ऐसे में हमने देखा कि जनाब खान साहब ने अपने 3 साल जो दौरे इक़्तिदार रहा है उसमें उनका जो फोकस रहा था वो ये था कि यकसा तालीमी निज़ाम पूरे मुल्क में राइज किया जाए और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है, लेकिन बिलाखिर जनाब ये हो चुका है। तालीमी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में जब हम यकसा तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? कौमी निसाब का मतलब ये होता है कि जनाब एक गरीब का बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा जो कि एक अमीर शख्स का बच्चा किताब पढ़ेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ताहम अभी जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, जो उनकी तस्वीर पब्लिश हुई हैं, उसके ऊपर पेरेंट्स की जानिब से जो है वो बहुत सारी रिजर्वेशन सामने आ रही हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट किया गया है। अच्छा जी, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जनाब मौजूद हैं काशिफ मिर्जा साहब, ही इज प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जैसा कि आपकी नज़र से भी गुजर चुका है सारा मामला कि बहुत चर्चा है प्राइमरी की जो बुक्स की जो कवर फोटोज हैं उनको लेकर और पेरेंट्स जो हैं वो काफी डिसअपॉइंट, मायूस दिखाई दे रहे हैं और अपनी रिजर्वेशंस रखते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ताल्लुक है तो वन नेशन वन करिकुलम एक आइडियल स्लोगन और इसमें मेरा ख्याल है पूरी कौमियत एक झलकती है। इसमें तो हम मुकम्मल तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं, उनके स्लोगन के साथ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था आगे वो वैसे इंप्लीमेंट हुआ? यकीनन नहीं, उसका जवाब नफी में है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर एक खूबसूरत विजन, एक अच्छी चीज को बुरे तरीके से और नाअहली के साथ इंप्लीमेंट किया जाए तो उसके वही नतायज होते हैं जो अब ये हर जगह डिस्कस हो रहा है। अभी ये सिर्फ आपकी एक बुक के हवाले से आपने ये पॉइंट आउट जो बातें की हैं ये जाहिर करता है कि जो इमरान खान साहब की एजुकेशन की टीम थी उसको डिलीवर करने में ना सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि इमरान खान के इतने खूबसूरत विजन का उन्होंने जो है इतना बुरा इमेज क्रिएट कर दिया है जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जाहिर कर रहा है, जो कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन जाहिर कर रहा है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने नाम दिया है सिंगल नेशनल करिकुलम, तो हम ये देख रहे हैं कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट सिंध उसको इनकार कर चुका है, बलोचिस्तान ने ऑप्ट नहीं किया, जीपी ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया, एजेके ने 33% अपना उसमें ऐड करने की बात की और इस साल वो भी नहीं ऑप्ट कर रहा। टूटा फूटा पंजाब ने किया और वो भी जो आप देखते हैं कि सेशन हमारे बच्चों का 6 माह पहले तो आगे कर दिया गया। और काशिफ साहब मैं आपसे ये बात करूंगी कहां पर इंप्लीमेंट हुआ है, कहां पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन मुझे जो है वो अभी जो बुक कवर है इसके ऊपर चूंकि पेरेंट्स, और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर देख रही हूँ, मैं अपने सर्कल में देख रही हूँ, पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। सर, ये मामला, ये बात छोटी नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम क्यों अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? इस कवर फोटो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि माँ और बेटी फ्लोर सिटिंग पर हैं जबकि बाप और बेटा सोफा पर बैठे हैं। बुक रीडिंग की जा रही है, दोनों की तरफ से खवातीन जो हैं वो ईस्टर्न लिबास में हमें हिजाब में दिखाई दे रही हैं जबकि बच्चा और बाप जो है वो हमें वेस्टर्न लिबास में दिखाई दे रहे हैं। ये किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है? ये किस तरह की तस्वीर पब्लिश की गई है? सर, अभी जो आपने बात की ये तो इसकी एक मिसाल आप इसकी बात कर रही हैं। जब आप इसकी थॉरो स्टडी करेंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ दिखाई देगा जो काबिल एतराज है।
जिसके ऊपर बिल्कुल पेरेंट्स का जो जायज ये है और वो उस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ पेरेंट नहीं, ओवरऑल सिविल सोसाइटी और एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग सब इस पे बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो ज़हनियत जो जाहिर की गई है, जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, ये बिल्कुल हमारे माशरे की या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की अकास नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, नेशनल आइडियोलॉजी, इस्लामिक आइडियोलॉजी, पाकिस्तान आइडियोलॉजी बिल्कुल इससे डिफरेंट है, जिसके अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस्लाम तो औरत को माँ का दर्जा देता है और माँ के पैरों तले जन्नत है। तो ये तो पता नहीं किस ज़हनियत के लोग हैं जो करिकुलम के अंदर बैठे हैं, या वो हमारी जो वजारत तालीम के जो वज़रा हैं जो बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पाए और उल्टा उन्होंने इमरान खान के विजन को इतना नुकसान दिया। आप मुझे बताएं, वो जो माँ और बेटी है उसको भी रिस्पेक्टेबल वे के साथ आप ऊपर बिठा के भी तो ये तस्वीर का मकसद हासिल किया जा सकता था। और इसमें हिजाब या कोई वैल्यूज जो हैं उसमें कोई कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं, वो हमारी वैल्यूज है। जी काशिफ साहब, अच्छा मुझे बताइएगा कि बीबीसी ने भी एक स्टोरी पब्लिश की है, आपकी बात बिल्कुल बजाय, और स्टोरी जो है वो डिटेल एक स्टोरी है, बहुत सारे लोगों की नजर से नहीं गुजरी होगी, तो मैं वहां पे उनको बताना चाहूंगी कि ये डिटेल स्टोरी आप भी इसको जरूर चेक कीजिएगा। और अब जितने भी इस करिकुलम में जो खवातीन के जो ऑक्यूपेशन दिखाए गए हैं, या तो उनको नर्स दिखाया गया है या फिर उनको सिर्फ टीचर दिखाया गया है। सर काशिफ साहब, वी आर लिविंग इन 2021, प्लीज मुझे ये मत बताइएगा कि खवातीन सिर्फ या तो टीचर बन सकती हैं या सिर्फ नर्स उनके लिए एक ऑक्यूपेशन रह गया है। 2021 की खातून जहाज भी उड़ा रही है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, अपना घर भी संभालती है, हर काम करती है। तो ये किस तरह की स्टडीज हमारे बच्चों को फिर दी जाएंगी? बच्चों का जहन क्या इस तरह से बिल्ड किया जाएगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ 2 ही ऑक्यूपेशन रह गए हैं, या तो टीचिंग में जाओ या फिर नर्स बन जाओ? देखिए, इसमें जो आपका जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम ये समझते हैं कि जो हमारी माएँ बहनें बेटियां हैं वो दुनिया के हर शोबे के अंदर जो है बड़ा बेहतरीन परफॉर्म उन्होंने किया है। हमारे पाकिस्तान दुनिया का वो पहला इस्लामिक कंट्री है जिसकी खातून प्राइम मिनिस्टर हुई है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जनरल्स जो हैं वो खवातीन बनी हैं, और आर्मी के अंदर, पुलिस में, वकालत के अंदर, हर शोबे के अंदर जो है बेहतरीन परफॉर्म किया है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आप करिए नर्स है या बात करिए टीचर, ये बड़े हमारे काबिल एहतराम शोबा जा रहे हैं, और उस्ताद होने के नाते उस खातून को दर्जे पे रखा गया है। लेकिन ना सिर्फ ये, बल्कि खवातीन तो आज भी हमारी कैबिनेट में देखें 33% वैसे भी आपको जो है उनकी रिजर्व सीट्स हैं। तो ये बात जो है ये हमारे माशरे की अक्कासी बिल्कुल नहीं करती। जो कुछ इस किताबों के अंदर डाल के ज़हनों के को जो है वो एक तरह का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये बिल्कुल हमारे माशरे की अक्कासी नहीं करता है। और यकीनन जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। माशरा, इस्लाम, पाकिस्तान, नजरिया जो है वो सब जो है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है, और कहीं पे भी ऐसा है रिव्यू होना चाहिए। बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि इस नाअहली की वजह से जो जो इसके जिम्मेदार है, चाहे वो वजीर हैं या वो अफसरान हैं, उनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को लेके आना चाहिए, और इसमें स्टेक होल्डर वालिदैन भी हैं, इसमें तालीम से वाबस्ता लोग भी हैं, इसमें हर उस बंदे का, चाहे वो मीडिया में बैठा है चाहे वो घरों के अंदर बैठा, उसकी राय को एहतराम किया जाए। बहरहाल ये सोचना के जो आपने बात पॉइंट आउट की, यकीनन ये हमारे माशरे की अक्कासी बिल्कुल नहीं करता। काशिफ साहब, अच्छा अभी जो है वज़ीर तालीम पंजाब जो मुराद राज साहब हैं वो भी सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्कूल्स भी अपनी जिद पर इस वक्त अड़े हुए हैं, और ऐसे में जो HSN है वो भी जो है उनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी, और मुराद राज साहब ऑन ट्विटर आ चुके हैं। ट्वीट्स और लड़ाई का एक पूरा सिलसिला हम देख सकते हैं उनके सोशल मीडिया पर पैगामात में, कि वाज़े तौर पर एक दूसरे के आमने सामने और एक दूसरे को खरी खरी सुना रहे हैं। तो सर ऐसे में बताएगा कि HSN के पास क्या हुकूमती रेट को चैलेंज करने की क्या गुंजाइश मौजूद है? देखिए, मैं तो भाई इस बात समझता हूँ, जिस तरह आपने बात की, हमारे वज़रा तालीम जो है ना, ये तालीम के अलावा बाकी सारी जगहों पे आपको नजर आते हैं। कोई ट्विटर पे बैठा होता है, और कहीं जनाब अब सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं आपको एक्टिव दिखाई देंगे। नहीं दिखाई देंगे तो एजुकेशन में। आज ये है कि क्या उन्होंने अपना पहला होमवर्क मुकम्मल किया है? मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है। इस वक्त भी आपका जब सेशन था अप्रैल में शुरू होना चाहिए था, अप्रैल से अगर नहीं शुरू हुआ और जाके वो अगस्त, आपने कहा अगस्त में उठा के सितंबर किया, आज पूरे पाकिस्तान में कोविड जो है वो 6 से नीचे आ रहा है। और आपके पाकिस्तान के अंदर पंजाब में और जहां जहां SNC की बात की गई वहां उन्होंने छुट्टियां इसलिए दी क्योंकि उनको पता था कि वो मुकम्मल तौर पर किताबें अवेलेबल नहीं कर सके मार्केट के अंदर। लिहाजा अपनी उस जो थी नाअहली को छुपाने के लिए तालीमी अदारे बंद किए। अब जब ये सूरत हाल आ जाती है तो आप मुझे बताएं, 6-6 माह तालीमी अदारे
जो अपना सेशन शुरू कर चुके हैं, उन्होंने क्या रिट का जो है चैलेंज किया? बिल्कुल नहीं उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने बच्चों को तालीम दी। अब बात है एचएसएन की, बिल्कुल आपकी बात बजाय कि रिट की चैलेंज करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आपने जो इम्प्लीमेंट करना है वो तो आपने सबसे पहले घर से करना है। और एचएसएन का जो सरबराह है वो तो गवर्नर पंजाब है। इसी तरह और बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनके सरबराह जो है वो हुकूमती लोग हैं। तो जब वो हुकूमती लोग खुद इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये जो ट्विटर खेलने वाले लोग बैठे हुए हैं ना, या फेसबुक पेज को अपडेट करते रहते हैं, ये बुनियादी तौर पे निकम्मे हैं, नाअहल हैं। शॉर्ट कमेंट लूंगी आपसे और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने वक्त भी निकाला। रिव्यू होगा ये मामला, आपको लगता है अभी क्या होगा आगे, अब फ्यूचर में क्या होने जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि बड़ा वावेला, बड़ा शोर मचा हुआ है? क्विकली आंसर कीजिएगा सर। देखें जी, इन्होंने कहा है कि जो नहीं इंप्लीमेंट करेगा 20 लाख रुपए हम जुर्माना करेंगे और उसकी स्कूल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल ये बनता है, जो मार्केट में बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं मुमकिन बना सके उन निकम्मों और नहलों को जो क्या सजा मिलेगी, सबसे पहले तो उनको बरतरफ करें तो गवर्नमेंट की सीरियसनेस नजर आएगी। फिर क्रॉस द बोर्ड आपने जो करना है करें, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, नेशनल होना चाहिए। इस वक्त मैं आपको बताऊं, क्या जो कैम्ब्रिज सिस्टम है वो एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंडरी एग्जिस्ट कर रहा है, मदारिस बोर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब आपका असेसमेंट सेम नहीं होगा कभी भी ये इंप्लीमेंट नहीं हो सका। ये जाहिर करेगा कि ये आपकी बिल नीति। और इमरान खान का जो स्लोगन था वो सिंगल एजुकेशन सिस्टम था, सिंगल नेशनल करिकुलम, उसके 4 कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे और वो भी अपना कंसर्न शो कर रहे थे, जैसे कि तमाम पेरेंट्स का कंसर्न है। लेट्स सी कि मामला रिव्यू में जाएगा या नहीं जाएगा, या इसके ऊपर अब मजीद क्या एक्शन होता है। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जैसे कि इस सेगमेंट के आगाज में हमें तारुफ करवाया था एक टैलेंटेड मेहमान से, जिनका नाम है हसन तलाल चवाना साहब, जिनका ताल्लुक सरगोदा से है और बड़ी जबरदस्त तस्वीर इनकी हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर पब्लिश भी हो चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस निसाब में भी इन्होंने अपने निसाब में शामिल की है, क्लास 4th and 5 की सोशल स्टडीज में। और इस वक्त हसन हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे बताइएगा, कितने माशाल्लाह आपकी तस्वीर बहुत खूबसूरत हैं, बहुत जबरदस्त हैं। बहुत कम अरसे में आपने माशाल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है हासिल की हैं। कुछ बताइएगा अपने काम के बारे में, अपनी तस्वीर के बारे में। जी, थैंक यू सो मच मुझे लाइव देने के लिए। जी बिल्कुल, मुझे 2015-16 से शौक हुआ फोटोग्राफी का और एज अ पैशन मैंने इसको स्टार्ट किया। फिर 2016 में फोटोग्राफी की मैगजीन में मेरा काम पब्लिश हुआ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन दी और लोगों ने भी बहुत पेश करना स्टार्ट कर दिया मेरे काम को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। उससे बहुत अच्छा लगता। हसन, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया। और क्या करें जी, मजबूरी है, प्रोग्राम में ब्रेक के जाने जाना पड़ता है, ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, ऐसे शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आपके जो स्किन से रिलेटेड मसले हैं उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आपकी स्किन से जो रिलेटेड मसाइल हैं आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और बड़ी ख़वातीन बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन को लेकर, अपनी ब्यूटी को लेकर, और होना भी चाहिए। तो अगर आपका कोई मसला है तो आज हम जो है वो अपने एक्सपर्ट से उनके हल के बारे में बात करेंगे। एंड द एक्सपर्ट जनाब एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर महनूर रियाज खान हैज जॉइंड अस इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बदलता मौसम हमेशा जब भी आता है, हेयर फॉल के मसाइल, स्किन के मसाइल, क्या करें जनाब? बहुत सारी आजकल जो हमारा एक्चुअली सीज़न चल रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के इश्यूज़, ऑयली स्किन के इश्यूज़, पिंपल्स, एक्नी, ये बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हो जाती हैं। और अलॉन्ग विद दैट हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें हमारे पास जर्नली आजकल रिपोर्ट होती हैं। तो इनके लिए ये है कि डेफिनेटली उसमें हमें अपनी स्किन केयर की रूटीन को चेंज करना पड़ता है। स्लाइटली ये है कि आपको अपनी हाइजीन की मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, अपनी जो है वो उसके अंदर इन चीज़ों को ऐड इन करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्किन केयर रूटीन की बात की, तो जरा खवातीन को हम बता देते हैं कि किस तरह से अपनी स्किन का एक तो नेचुरली ख्याल रखा जा सकता है, फिर ट्रीटमेंट्स की बात हम जरा बाद में करेंगे। तो स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए? रूटीन में हमें सबसे पहले तो बेसिकली हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट पाया जाता है हमारी एज ए नेशन ही, कि हम लोग ना ये औरतें मेकअप करती हैं या कुछ भी तो उसको रिमूव प्रॉपर्ली नहीं करना। उसमें ये है कि फिर वो जाहिर है आपकी जो है इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन को डैमेज भी करती हैं और आपकी स्किन को हार्म भी करती हैं।
हैं। उसके अलावा ये कि क्या कहते हैं, हम मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते, हम सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते, हम हर किसी की बताई हुई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर देते हैं। जैसा आपकी स्किन है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगी, किसी और की स्किन है उसको डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होगी, बट समबडी इफ टेल्स कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ तो आप भी वो यूज़ करना शुरू कर दें, जबकि वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं होती। डेफिनेटली आप ऑयली स्किन पे ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, दैट्स गोना हार्म इट। अच्छा, यूजली बहुत तरह की ब्रांड्स की मार्केट्स में वाइप्स मौजूद हैं, मेकअप रिमूवल वाइप्स मौजूद हैं, और सबसे पहली वो गलती बाकी जो करते हैं वो हम मेकअप रिमूव ठीक तरीके से नहीं कर पाते। और हर खातून मेकअप का तो इस्तेमाल करती है, चाहे वो भाई घरेलू खवातीन हो या फिर वो स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग वुमन। अब कहा जा रहा है कि मेकअप को यूज नहीं करता तो वो ये सबके लिए एक मसला है। तो जनाब ऐसे में बहुत सारी वाइप्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी ऐसे मौजूद होते हैं जो आपके ऑयल्स भी होते हैं। बेस्ट तरीका क्या है कि अपना मेकअप किस तरीके से रिमूव किया जाए? इसमें सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि वाइप्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन। आप पहले उसे क्लेंस करके एंड देन यू शुड लाइक फेस वॉश आप करें उससे अच्छी तरह प्रॉपर्ली। ये है कि वाइप से ये प्रॉपर्ली आप उसको एक दफ़ा क्लीन आउट कर लेते हो एंड देन उसके बाद आप जब फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं तो वो डीप क्लिनजिंग के अंदर हेल्प करता है आपके। अच्छा, अगर हम थोड़ी सी डाइट की बात करें स्किन की खूबसूरती के लिए कि आपकी स्किन फ्रेश लगे, पफीनेस ना हो और एक्नी ना हो, तो पानी का इस्तेमाल सुना है कि हमेशा बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो पानी के साथ साथ जो है वो आप क्या रिकमेंड करेंगे? पानी के साथ साथ इसके अंदर हमें बेसिकली ऑयली फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आजकल के मौसम में भी, और जनरली भी जो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स या एक्नी के जो मसला होता है वो ऑयली फूड भी उसकी एक रीज़न होती है, बट मेजर रीज़न नहीं होती। मेजर रीज़न आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स या आपके हार्मोनल इश्यूज जो हैं वो उसको प्रोवोक करते हैं, जो आपके अंदर क्योंकि आप जनरली देखें एक्नी कभी भी आपको लेट एजेस में बहुत ज़्यादा एक्नी नहीं आपको देखने को मिलेगी। जनरली आपको जो मिलेगी वो 18 से तकरीबन 35 के बीच में जो टाइम पीरियड होता है इसके अंदर ज़्यादा प्रोवोक्ड होती है। तो द रीज़न फॉर इट इज़ मेनली जनरली हार्मोनल इशू जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होती है। डाइट भी उसमें थोड़ा बहुत हेल्प अप करती है कि आपकी जनरल एसिडिटी को सेटल करती है, आपके ऑयल फ्री फूड खाएं, आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाएं, तो उससे भी ज़रा ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर जो है वो उसका कंटेंट कम हो जाता है, उसकी हार्मफुल सब्सटेंसेस की जो टॉक्सिकेशन होती है वो कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा एक हमने कॉमन रवैया देखा है ख़वातीन का यंग एज में, स्पेशली जिन बच्चियों को जो हार्मोन्स के इशू होते हैं और पिंपल्स या एक्नी जिनको निकल आती है, तो उनको टच करने का या उनको ख़राब करने का, पॉप करने का जो है वो एक बड़ा रुझान पाया जाता है। तो वो ऐसे में जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी स्किन पे स्कार रह जाता है जब हम देखते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए बच्चियों को? ऐसे में सबसे पहले तो ये कि जब आपको एक्नी का इशू होता है, जनरली हमारे पास जब पेशेंट रिपोर्ट होता है तो आप बिलीव करें कि वो सारे घरेलू टोटके और सारी चीज़ों को सब चीज़ों को आजमा के स्टीरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करके इन चीज़ों के बाद आते हैं। जबकि अगर आप इनिशियल स्टेज पे जब आपको ये इशू होता है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू, और उसको पॉप अप ना करें क्योंकि जाहिर है जब हम उसे पॉप करते हैं तो वो हमारी स्किन में ऑलरेडी चांस ऑफ बैक्टीरिया के सर्वाइवल ज़्यादा होता है। जब पॉप कर देते हैं तो डेफिनेटली वो और स्प्रेड इन हो जाता है। तो ये कि इस कंडीशन में जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो ये होता है कि आपकी कंडीशन एक तो वर्स नहीं होती, और सेकेंडली ये जो स्कार जो है ना बेसिकली वो नहीं पड़ते, क्योंकि आप अर्ली उसमें स्टेजेस में उनको मेडिकेशन के थ्रू सेटल इन कर देते हैं, वो बहुत स्प्रेड नहीं होते, डीप नहीं होते, तो जिसकी वजह से ये होता है कि वो सेटल हो जाते हैं और उनमें फिर प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है डॉक्टर, अभी जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और ठंड अब अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें रात में हल्की हल्की सी महसूस होगी, चूंकि दिन में तो काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन अभी मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाएगा, तो ऐसे में हम अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं? ऐसे में आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ना आजकल हाइड्रेशन का इशू काफ़ी है, लोग पानी बहुत कम पीते हैं जनरली भी। एक तो हमें वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ करना चाहिए, सेकेंडली ये कि हमें जो है वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए रात को सोते वक्त, और सुबह जब हम उठें तो हमें ये चाहिए कि हम सन ब्लॉक और जो आपकी हाइलोरॉनिक एसिड सीरम्स होते हैं दैट हेल्प्स योर स्किन टू लिटिल यू नो, उसमें थोड़ी सी हाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि वो हाइड्रेशन के लिए होता है, एंड इट बेसिकली हेल्प्स ऑल टाइप ऑफ स्किन्स मोस्टली। तो वो काफ़ी ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्किन को कवर अप करता है, तो उसके अंदर हम वो लगा के एंड देन वी शुड अप्लाई सन ब्लॉक, ताकि ये कि उसका जो मॉइस्चर है वो कंटेन्ड रहे और स्किन जो है वो नीट रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आजकल बड़ी सारी ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारे सलॉन्स पर भी चल रही हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। मैं बात करी PRP ट्रीटमेंट की, आपको पता है कि आजकल बहुत कॉमन है और इन ट्रेंड है, इन फैशन अगर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। डज इट रियली वर्क?
अच्छा, पीआरपी बेसिकली अभी आप देखें कि ये हमारे पीआरपी का बेसिक मकसद ये होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर जर्नली भी टिश्यू की रीजनरेशन को हेल्प करता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जिस तरह अभी आपने देखा कोविड के दौरान भी बहुत सारी प्लाज्मा थेरेपीज हुई, द रीजन फॉर इट इज कि इट वाज हेल्पिंग द टिश्यूज टू रीबिल्ड एंड रीजनरेट, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें भी ये है कि जब हम प्लाज्मा जब स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो इट हेल्प्स इन द रीजनरेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ स्किन, और वो ये है कि न्यू सेल्स की बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा जल्दी एज नहीं करती और ये कि हेल्दी रहती है। उसके अंदर ये कि चांसेस ऑफ बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं, ओपन पोर श्रिंक हो जाते हैं, आपकी ये फ्रैकल्स, फाइन लाइंस, इन चीज़ों को हेल्प करता है। तो इट इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ डन प्रॉपरली, और ये कि आपकी क्या कहते हैं एक प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद आपको किया जाए, क्योंकि हर स्किन टाइप के लिए हर चीज़ नहीं होती। डेफिनेटली हर चीज़ के लिए जो है वो डिफरेंट उसमें हम उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी नाइस, लेकिन ये कि आपको उसको डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ। कौन से लोग हैं जिनको पीआरपी ट्रीटमेंट की जानिब नहीं जाना चाहिए? जर्नली वैसे हम इसमें पीआरपी वैसे जर्नली हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका अपना ब्लड प्लाज्मा है, उसमें यह है कि साइड इफ़ेक्ट या उसमें रिएक्शन के चांसेस बहुत मिनिमल होते हैं। ये कि उसमें इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई स्किन टाइप नहीं करा सकती, हाँ, लेकिन जो ज़्यादा फेवरेबल है उन लोगों के लिए कि जिनके ओपन पोर्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, पिगमेंटेशन है, उन चीज़ों में ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर माहनूर, आपने टाइम निकाला हमारे इस सेगमेंट के लिए। ब्रेक पर जाना पड़ा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं चले बता जाती हूँ आपको कि किचन में बनने वाले हैं आज गर्मा गर्म पकौड़े, और क्यों ना बने भाई, मौसम ने भी तो ली है अंगड़ाई, तो हम भी खाएंगे पकौड़े भाई, क्यों नहीं, हमारा राइट है। स्टे विद अस, आपको रेसिपी देंगे बड़ी जबरदस्त सी मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा, इसकी साथ रहिएगा। गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, आज हम जैसे कि आपने पहले ही बताया था कि आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स, बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल्स, यस, ठीक है। तो जब आप मिक्स वेजिटेबल पकौड़े बनाते तो उसमें फिर वेरिएशन अपनी आ जाती है कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स डाली। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज हमने पूरे सोचा कि पूरी टीम के लिए पकौड़े बनाएंगे। क्या बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डालना शुरू करो। जी जी बिल्कुल, डालना शुरू करें। इसमें हमने डाला है आलू लिए तकरीबन 2 अदद लिए हैं, प्याज 2 अदद है, पालक 1 कप के करीब थी, और इसके अंदर हरी मिर्चें जो है तकरीबन 6 से 7 गई हैं। उसके बाद इसमें गया है एग्स जाएंगे तकरीबन इसमें 2, इसमें बेसन जाएगा तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब आप समझिए कि कोई 1.5 कप के करीब। हाँ इसमें बेसन जाएगा, और चावल का आटा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको बेसिकली सही क्रिस्पी फॉर्म में करेगा, वो जाएगा इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आ जाना है जो इसकी स्पाइसेस है, ठीक है। नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, सूखा धनिया साबुत जाएगा, जीरा जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। उसके बाद अच्छी तरीके से हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, मिक्स करना है तो हाथों का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। अंडा और चावल का आटा, आई हैव हेard दिस फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। आप अब देखें, वो देखें आपने एक पकौड़ा फ्राई किया है, आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, और ये अगर थोड़ी देर पड़ा भी रहेगा ना नबीहा, तो ये सॉगी नहीं होगा। अच्छा, लजीज। और देखें ये आपके घर में ये जो अभी चीज़ें हमने इसमें बनाई हैं, ये सब कुछ घर में अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट। वेरी नाइस, अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। तो अब ये देखें, और आप ये देखें कि मैदा जो बेसन है इसके अंदर वो इसलिए कम जाता है कि मिक्स पकौड़े तो मैं आपको बताऊं, हाँ, वो कहते हैं ना, हम लोग घर में अम्मियों कहते हैं यार ये क्या खोके पकौड़े बन गए हैं, हाँ, ये क्यों है, क्रिस्पी क्यों नहीं है। अक्सर सेब नरम लेकर आते ना, यार ये क्या
ये कैसा तुम्हें वर्ड यूज करती हूँ, क्या यूज करते हैं? क्या? हर एक का अलग अलग मेरे ख्याल से। कि मैं मम्मा अक्सर का मुझे ना सेब इसी बात पे पसंद है, क्योंकि वो ना दिखने में बाहर से बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्टिफ से होते, पर जब आप उनको काटो तो वो बिल्कुल भी स्टिफ नहीं होते और बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मैंने भी ट्राई किया, इसका जो क्रिस्पीनेस है इट्स अमेजिंग। और आपको पता है कि बाजार वालों के पकौड़े क्यों क्रिस्पी होते हैं? तो इसका मेन रीजन ही यही है कि वो अंडा और इसके अंदर चावल का आटा जरूर डालते हैं। और अगर आप चाहे इसको थोड़ा और फ्लफी करने के लिए, तो जब आपने अपने पकौड़े बनाने हैं उससे कोई 1-8 मिनट पहले आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो है ऐड कर लेना। अच्छा, हमने ऐड किया इसमें? नहीं, हमने ऐड नहीं किया। आप जब बेकिंग सोडा ऐड कर लेते हैं फिर आप ये वाला मटेरियल बनाकर फ्रिज में नहीं रख सकते, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही इसने बेसिकली जो है वो पानी रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप चाहे तो ये वाला बैटर बनाकर आप 1 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। रमजान वगैरह में तो वैसे 2 दिन चल जाता है। बिल्कुल। और जैसे कि अगर आपकी हाइटी है या कुछ है, जैसे कि आप इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल के पकौड़ों के अंदर सॉसेजेस भी डाल सकते हैं, ठीक है। चिकन चंक्स बड़े अच्छे मिलते हैं अवेलेबल बाहर, पकौड़ा आलू का ही पकौड़ा है ना। लेकिन इन केस अच्छा जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड की हैं, तो मैं एक बार आपसे दोबारा प्रोग्राम पे जो है वो इंग्रेडिएंट्स रिपीट करवाऊंगी। लेकिन आप देखिए कि अनम इसकी कितनी प्यारी शेप मैंने बनाई है, कितनी अच्छी शेप। कैसे आप बना लेती हैं इतने अच्छे पकौड़े? मैंने आपने यही ये ऑफ एयर ना नहीं बनाए थे, जानी टैलेंट। अच्छा जी, एक तो देखें वेदर बाहर आज बड़ा अच्छा है, शाम को वैसे ही बनेंगे भाई शाम को वैसे। और अच्छा बड़ा अच्छा ये एक स्नैक भी है कि अगर आपका शाम को चाय के साथ कुछ खाने को दिल कर रहा है तो आप अच्छा भैया इसके अंदर आपको पता है कि आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप इसके अंदर कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर मशरूम ऐड कर सकते हैं। डालने इसको कलर देखिए कितना जबरदस्त है, बिल्कुल निकाल जबरदस्त। हमारे पकौड़ा गर्मा गर्म पकौड़ा तैयार हो चुके हैं। क्या ही बात है। अच्छा, कड़ी में भी ये पकौड़ा सेम जा सकते हैं, मतलब कि यूजली ज्यादा बेसन पसंद किया जाता है। कड़ी में थोड़ा जब पकौड़े बनाते हैं तो बेसन थोड़ा ज्यादा डाला जाता है, क्योंकि वो पकौड़ों ने थोड़ा ऑब्जर्व भी करना होता है। अगर इसी तरह वेजिटेबल के डालेंगे तो वो फिर खुल जाएंगे। ठीक है, तो वो ठीक है। अनम और डालते हैं, आप ट्राई करेंगे पकौड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल ट्राई करें जनाब। वैसे भी आपको पता है ट्राई पे कितनी बातें, सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया, तो फिर आज ऑनियर हो जाए, फिर ऑनियर हो जाए। देखें अपने हाथों से हम मजेदार सी चीजें काटते हैं मेरी जान। क्या बात, वाह। ये आपको पता है, आपको पता है मेरी टीम कितना खुश हो रही है पीछे। जी अनम इतनी डाइट कॉन्शियस है, आज वो इनकी डाइट खराब करके पीछे कह के लगा रहे हैं भाई। जी जी बिल्कुल, आवाजें आ रही हैं हंसने की, देख सकती हूँ। और जितना आज माहौल हमारे ये मेरे पकौड़े खाने की वजह से बना हुआ है ना, आपको क्या पता हो कि इसकी बैक एंड पे स्टोरी कितनी जबरदस्त है। तो बस नबीहा साथ साथ जो है डालेंगे। अच्छा, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने जो है बिल्कुल भी पकौड़ों को ज्यादा नहीं डालना। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। पता मेरी जला किसी को पता। अच्छा अनम, जो रिंग अनियन हम बनाते हैं जी, मेरी हमेशा से बड़ी ख्वाहिश रही है कि यार वो कटिंग नहीं हो पाती है। अच्छा, अगर पकौड़ा में हमें वो चाहिए तो उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना नबीहा, जब आपने प्याज लेना है ना तो वो बड़े साइज का प्याज लेना। अच्छा, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है बड़ा। और उसको किसी जगह पे भी कट नहीं आना चाहिए। जब आप उसको छिलका उतारे तो बड़े ध्यान से उतारे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट लेयर उतारे। हाँ, अगर आप उसमें कट आ गया तो वो प्रॉपर अनियन रिंग नहीं बनेंगे। ओके, हो गया। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है एक। अच्छा, इसके अक्सर लोग सिर्फ पालक के बनाते हैं, वो तो मेरे सेकंड्स में बनते हैं। आपको सिर्फ उसको डिप करना है बेसन में, एंड देन यू हैव टू पुट इट इन ऑयल, और उसके बाद फौरन आपने निकाल लेना। बेसन में भी डिप कर सकते हो, अगर आप चाहें तो बेसन के बाद उसको ब्रेड क्रम्ब में भी कर सकते हो। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बहरहाल जनाब, ये हमारे क्रिस्पी पकौड़ा जो हैं वो आज के मौसम की मुनासबत से बने हैं। अच्छा, एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, इसके साथ अगर आप नान खाएं, और देखिए मैंने इसलिए 3 तरह की चटनी। अनम, हाँ, ये बड़े हमारे ना बचपन की कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया हुआ है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं अभी भी नान कबाब का और नान पकौड़े का। और देखिए इसके साथ मैंने ना 3 सॉस रखी है, एक चिली सॉस है, एक गार्लिक मायो। ये आपकी बात सुनकर मुझे लग नहीं रहा कि आप जनानी डाइट कर रही हैं, क्योंकि नान एंड देन पकौड़ा कॉम्बिनेशन
और साथ में ये पुदीने की चटनी बस खत्म हो गया फिर। मतलब उसके बाद आपको किसी और चीज, अच्छा ये वो चीजें नबिहा जो कभी कभार में आपको बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि मतलब समटाइम आपको होता है ना कि आप दाल खाते हो तो आपको लगता है कि पता नहीं आपने क्या आज बड़ी नेक्स्ट लेवल चीज खा ली। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही अब हम जनाब करेंगे पकौड़ा ट्राई, आप भी घर में ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ा की रेसिपी शेयर की है। इजाजत है जनाब, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।